चलो आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने H2SO2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ था दैट वी डिड, ठीक है। आज देखो क्या करना है। बच्चों पीछे के जो 2 लेक्चर्स थे, कंसंट्रेशन टर्म में एक ही हुआ या 2 हुए? मतलब वो जो प्रोजेक्टर वाला था उसके बाद 2 हुए। कौन कौन सा? एक तो H2O2 वाला था, और भी था कोई? अच्छा, एक नॉर्मेलिटी वाला भी तो होगा। 2 के 3? हाँ, 2 हुए हैं। एक में नॉर्मेलिटी और एक में वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, जो भी लेक्चर नंबर क्लियर नहीं है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम। हेडिंग डालेंगे सब बच्चे वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग H2SO4, ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो वॉल्यूम का एक बेसिक आप इंटरप्रिटेशन समझ लें, क्या मतलब है। बच्चों क्या होता है कि H2SO4 में अगर हम थोड़ा सा SO3 मिला दें, है ना, H2SO4 अलग और SO3 अलग, सो दिस मिक्सचर इज नोन एज वॉल्यूम। क्या करना है? H2SO4 में क्या मिला देना है? SO3 मिला देना है, देन वी गेट द वॉल्यूम, ठीक है। ये SO3 इससे अलग है, मतलब ये फ्री SO3 है, ये अलग है, फ्री है ना, और ये अलग है। तो कई जगह इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे H2SO4 और SO3 को मिलाकर अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H2S2O7, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम। अब साहब ये वॉल्यूम का क्या लॉजिक है ना, वॉल्यूम को हम क्यों पढ़ते हैं, वॉल्यूम से क्या फ़ायदा है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक। तो वॉल्यूम ऐसे समझ लीजिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास X वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, हमारे लैब में एक बॉटल रखी है, उसमें H2O2 का सॉल्यूशन है और उसमें क्या लिखा हुआ है? X वॉल्यूम H2O2। तो X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? कितने लोग को ध्यान में, आप बताओ, कितने लोग बता सकते हैं कि X वॉल्यूम H2O2 क्या होता है? बोलो। क्या पढ़े ना पढ़े, चौपट ही रहे, कुछ ध्यान में नहीं है तो बताएं श्रीमान आप। सही से बताओ, सही लैंग्वेज में। क्या ये X वॉल्यूम O2 किससे रिलीज होगा? गलत जवाब है भाई तुम्हारा। आप बताएं पड़ोस में, X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? बोलो। अच्छा, दीदी आप बताएं, X वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है? चलिए दीदी ये बताएं कि कब पढ़ाई की थी X वॉल्यूम H2O2 की, कितना समय गुजर गया है? क्या हो गया? 1 दिन हुआ है। इससे ठीक पिछली क्लास में पढ़े थे सोनिया, ऐसी दुर्दशा। चलिए मिस्टर सहाय आप बताएं, क्या होता है X वॉल्यूम H2O2? बताओ जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बताओ।
X वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि अगर 1 लीटर H2O2 का ऐसा सॉल्यूशन लें तो उससे X लीटर O2 जनरेट होती है, ये मतलब है। कोई कह रहा है मोल, कोई कह रहा है ग्राम, है ना। अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो बॉटल में लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2, तो उस लीटर की एक बोतल O2 की कितनी बोतल के बराबर है? 20 लीटर की बोतल के बराबर है कि नहीं? तो मार्केट से बड़ा सा कंटेनर खरीद के लाओ O2 का, या उससे ज़्यादा बुद्धिमानी क्या है कि 1 लीटर ले लो H2O2, उस पर लिखवा लो 20 वॉल्यूम H2O2, तो उससे अपने आप 1 लीटर से 20 लीटर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी O2? उससे ही मिलता जुलता कुछ कुछ ही है, बट ये उतना एफिशिएंट नहीं है कि 1 लीटर से तुम 20 लीटर बना दो। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अगर इसका 100 ग्राम है, 100 ग्राम ओलियम से अधिकतम 122.5 आई थिंक, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 122.5 ग्राम H2O2 मिल सकता है। तो इसमें उतना एफिशिएंसी नहीं है स्टोरेज की जितनी एफिशिएंसी किसकी है, H2O2 के एक्वा सॉल्यूशन की। बट फिर भी थोड़ा ओलियम ज़्यादा H2SO4 बना सकता है। तो कैसे बनाता है देखो। तो ओलियम की जो स्ट्रेंथ होती है, पहले इतना लिख लिए, लिख लो, पहले लिख लो, हेडिंग डालो, ओलियम। ओलियम का मतलब है फ्यूमिन। फ्यूमिन का मतलब ऐसे वर्ड्स अगर देखें डिक्शनरी में तो फ्यूमिन का मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, गर्म हो, उस तरह का, है ना। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो ओलियम है, ओलियम का मतलब क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 को मिक्स कर दीजिए, है ना। बट ये अलग रहेगा, इसके साथ रहे, जुड़ेगा नहीं। तो पहले नोट करें सब बच्चे, जल्दी फटाफट तेज लिखो। वर्ड्स में लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। वर्ड्स में लिख लें, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ठीक है, ये सब पूरा लिख लियो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब इसका स्ट्रेंथ कैसे लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो बच्चों ओलियम की स्ट्रेंथ लिखी जाती है 100 + X% ओलियम, ऐसे लिखा है। ओलियम की स्ट्रेंथ कैसे लिखोगे, 100 + X% ओलियम। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, ये जो 100 + X% ओलियम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 100 ग्राम ओलियम 100 ग्राम ओलियम को रिएक्ट करें X ग्राम वाटर से, क्या बोल रहे हैं, 100 ग्राम ओलियम को रिएक्ट करें X ग्राम वाटर से, सो दिस गिव्स अस 100 + X ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, नोट करिए, 100 ग्राम ओलियम जब X ग्राम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो 100 + X ग्राम H2SO4 दे देता है। ठीक है, तो 100 ग्राम से हमें थोड़ा सा ज़्यादा H2SO4 मिल जाता है। ओलियम के 100 ग्राम H2SO4 के कितने ग्राम हो गए, 100 + X ग्राम। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब जो वाटर है वो रिएक्ट साहब किससे करता है, तो जो वाटर है वो क्या है कि इस ओलियम में जो फ्री SO3 होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करता है।
तो ये भी नोट करें, पहले इतना लिख लें पूरा। बच्चों थोड़ा तेज लिखें, फास्ट। डन। इसमें चाहो तो लिख लो कि जो x ग्राम वाटर है, इट रिएक्ट्स विद फ्री SO3 present in mixture। वो किससे रिएक्ट करता है? फ्री SO3 प्रेजेंट इन मिक्सचर। ये भी नोट करें, जो x ग्राम वाटर है इट रिएक्ट्स विद फ्री SO3 प्रेजेंट इन मिक्सचर। ठीक, चलो एक एग्जांपल से हम लोग इसको सीखते हैं, समझते हैं। देखो गौर से समझो। एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है से 100 प्लस 10% ओलियम, ऐसा लिखा हुआ है जी। हमारा जो बॉटल है जिसमें ओलियम भरा हुआ है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा है, स्टिकर में लिखा है कि 100 प्लस 10% ओलियम। अच्छा, अब ये 100 प्लस 10% ओलियम का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा 10, 100 के ऊपर जो लिखा रहता है वो वाटर का मास रहता है। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद SO3 गैस, ठीक है, या 10 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद SO3 गैस। ठीक, अब हो सकता है लिक्विड फॉर्मेट में हो तो तुम SO3 ही लिखा रहेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब इसका ये है कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम गिव्स 110 ग्राम ऑफ H2SO4। यही तो मतलब होता है। अगर हम कभी भी 100 प्लस X% ओलियम लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 100 ग्राम ओलियम से 110 ग्राम H2SO4 मिलना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि साथ में मिलता कैसे है। जो 100 ग्राम है उनसे 110 ग्राम प्रकट कैसे होते हैं H2SO4 के, इसको जरा सीखते हैं। तो मैं इस साइड वाला पोर्शन रख कर रहा हूँ। हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि हमारे जो 100 ग्राम है ओलियम के, तो उससे 110 ग्राम H2SO4 कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो देखो कैसे प्रकट हो रहे हैं, सीखो। हमने सीखा कि जो फ्री SO3 है उसकी रिएक्शन होती है वाटर से। अब देखिए साहब, जब वाटर की रिएक्शन SO3 से होगी तो H2SO4 बनता है। अब ये जो फ्री SO3 है वही H2O से रिएक्ट करके H2SO4 बनाती है। तो 100 ग्राम पहले से ही प्रेजेंट था। और अब देखें जैसे कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे H2SO4 कितना मिलता है, गौर से समझो। ये साहब कितना ग्राम है? 10 ग्राम। ठीक है, तो इसका और इसका कोफिशिएंट सबका तो सेम ही है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अगर ये 10 ग्राम है तो इसका मतलब ये भी 10 ग्राम होगा और उससे क्या बनेगा? 10 ग्राम H2SO4 बनेगा। क्यों भाई, है कि नहीं है? भाई बैलेंस्ड इक्वेशन है तो सबका कोफिशिएंट सेम है, तो जितना मास इसका उतना ही मास इसका, और सामने प्रोडक्ट भी उसी मास का बनेगा। क्यों दीदी, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। कितने लोग को समझ में आ गया कि हाँ साहब सही चल रहा है? तुम लोग एकदम नशा किए हुए, तुम्हें होश ही नहीं है कि मास बराबर लेते हैं कि मोल्स बराबर लेते हैं। क्यों जी? मास बराबर कोफिशिएंट मास को गवर्न करता है कि मोल को गवर्न करता है? कोफिशिएंट मोलर रेशियो को बताता है, ना कि मास रेशियो को बताता है। लेकिन तुम में इतना साहस नहीं है कि पहले तो साहस दूर की बात है, पहले तो तुम्हें ये ध्यान ही हो कि कोफिशिएंट जो है मोलर रेशियो को बताते हैं। तब तो साहस आए कि गुरुजी आप थोड़ा सा भटक रहे हैं, थोड़ा सा रास्ते पे आ जाइए। अब हम कह रहे हैं मास, तुम कह रहे हैं अच्छा, तो कैसे चलेगा बताइए? आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना भाई। आप ये समझ रहे हैं कि परीक्षा आपके हिसाब से तो होगी,
परीक्षा तो अच्छा देखो कैसा दुर्दशा है। अधिकांश बच्चे इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में मतलब आईटी के युग में चौपट होने के कगार पे हैं। बहुत कम बच्चे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते उनके स्कोर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आईआईटी वाले सोच रहे हैं कि यार इनके स्कोर हो गए 360 में 360, पेपर टफ बनाओ, तो उनके हिसाब से पेपर बना रहे हैं। और इधर जो है ग्राम और मोल में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। तो ये जो है डबल तुम्हारे ऊपर जो है प्रहार। एक तुम्हारे ऊपर प्रहार है कि तुमको एक दे दिया है, तुम सवेरे जागते उठते रहते उसी में मस्त हो, और दूसरे उसको देख भी रहे हैं तो उससे अच्छा काम कर रहे हैं, और वो 360 में 360 नंबर ला रहे हैं तो उनके हिसाब से पेपर सेट आ रहे हैं, तुम गिनती में ही नहीं। तुम बताओ आप में से कुछ लोग गिनती में हो सकते हैं, तो आप सब अपने आप को काउंट कराएंगे, मेहनत करिए, है ना। ग्राम और मोल में फर्क होता है कि नहीं होता, बोलो। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के, वो कोफिशिएंट मोलर रेशियो को बताते हैं, ना कि मास रेशियो। क्या ये हमने कॉपी में लिखा है? जी सर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? फिर चलो फिर, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका 10 ग्राम दिया है तो मोल पहले पता कर लेने होंगे। तो कितने मोल हो गए? 18 मोलर रेस मास से डिवाइड कर दो। अब देखो साहब, जितने मोल इसके उतने ही मोल इसके, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, तो 10/18 मोल जो है इसके भी लग जाएंगे, और इसके कितने मोल्स बन जाएंगे? इतने ही मोल्स इसके भी बन जाएंगे। होगा क्या नहीं होगा? ये बराबर बराबर मोल खर्चा होगा, उतने ही मोल इसका प्रकट होगा। तो अब तुम ये बताओ कि 10 ग्राम H2O रिएक्ट कर रहा है SO3 से। अच्छा, तो हम कहें कि मास ऑफ SO3 जरा चेक कर लेते हैं। देखो मास ऑफ SO3 क्या है? SO3 के मोल्स कितने हैं? 10/18, और SO3 का मोलर मास कितना होता है? इसका अगर मोलर मास लिखा जाए तो कितना होता है जी, बोलो। 32 इधर सल्फर का, 16 के 48 इधर, तो 80 हो गया था। ये मोलर मास हो गया किसका? SO3 का। ठीक, तो 10/18 इंटू 80। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो मास कितना आ जाएगा? 400/9। चलो ठीक है, 400/9 ग्राम। ठीक है, 400/9 ग्राम हो गया मास ऑफ SO3। दूसरा, अब कोई कहे कि साहब मास ऑफ H2SO4 भी बता दो कितना बन रहा है। मास ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के मोल्स बन रहे हैं 10/18, और H2SO4 का मोलर मास होता है 98। तो मास ऑफ H2SO4 कितना बन रहा है? 980/18 या 490/9 ग्राम। तो इतना मास H2SO4 का ये फॉर्म हो रहा है, और ये जो है वो कंज्यूम हो रहा है वाटर के चलते। अब जरा गौर से देखें बच्चों, हमने ये सीखा कि ओलियम का मतलब है H2SO4 और SO3, और 100+X% का मतलब है कि जितना भी SO3 है उस ओलियम में, वो पूरा का पूरा किससे रिएक्ट कर जाएगा? वाटर से। ठीक है, अब आप ये बताएं कि हमें ये प्रूफ करना था कि 100 ग्राम ओलियम से 110 ग्राम H2SO4 कैसे मिलते हैं। ठीक है, हम इस बात को प्रूफ करना चाह रहे थे। इस साइड का उस साइड का लिख लिया हो तो मैं उसको रफ कर दूँ। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, आपके लिए सब एब्सोल्युटली न्यू टर्म्स हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 100+10 ग्राम, ये 100+10% ओलियम लिखा है, तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ओलियम है, तो 100 ग्राम ओलियम की रिएक्शन किससे हो रही है? 10 ग्राम वाटर से।
और वो 10 ग्राम वाटर 100 ग्राम ओलियम के किस हिस्से से रिएक्ट कर रहा है, SO3 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, H2SO4 बना रहा है। अब देखो इसको और एक दूसरी तरीके से समझो, 100 ग्राम ओलियम में कुछ हिस्सा किसका है, H2SO4 का, और कुछ हिस्सा किसका है, SO3 का। तो SO3 से हुई रिएक्शन तो नया H2SO4 बना। तो कुल H2SO4 कितना मिलेगा, जो पुराना H2SO4 है वो तो अनटच्ड है, वो तो बना हुआ रखा ही हुआ है, और SO3 की वाटर से रिएक्शन के चलते कुछ हिस्सा नया और जनरेट हो गया। तो नया प्लस पुराना बराबर कितना, 110 ग्राम। बात समझ आई? फिर समझो, 100 ग्राम ओलियम का मतलब क्या है, अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, फर्स्ट इज H2SO4, सेकेंड इज SO3। इन दोनों के मिक्सचर की रिएक्शन किससे करी हमने, X ग्राम वाटर से, या 10, अगर 100 + 10 है तो 10 ग्राम वाटर से। अब आप समझिए 100 ग्राम मिक्सचर में एक हिस्सा है H2SO4, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 60 ग्राम है H2SO4, तो 40 क्या है, SO3। तो जो पानी है वो किससे रिएक्ट करेगा, SO3 से रिएक्ट करेगा। पानी किससे रिएक्ट करेगा, SO3 से रिएक्ट करेगा। अब क्या पानी कंप्लीट SO3 से रिएक्ट कर जाएगा, नहीं, इसको भी समझो। पानी जैसे हमने कहा कि साहब 40 ग्राम SO3 है, लेकिन 40 ग्राम SO3 है, जरूरी थोड़ी है कि पूरा पानी से रिएक्ट कर जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 + 10 लिखा आपने, तो पानी का मास कितना लेना है आपको, 10 ग्राम। तो पानी के मोल कितने हो जाएंगे, 10/18। तो पानी और SO3 की रिएक्शन कराओगे तो बराबर बराबर कोफिशिएंट आता है कि नहीं आता है। तो जितना मोल पानी लिया जाएगा उतना ही मोल SO3 से रिएक्ट करेंगे। अगर बाकी SO3 है तो पड़ा हुआ रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, H2SO4 SO3 पूरा या कुछ हिस्सा पानी से रिएक्ट करके फिर नया H2SO4 बना देगा। तो कुल H2SO4 कितना मिल जाएगा, पुराना प्लस नया, और पुराना प्लस नया मिलके क्या हो जाएगा, 110 ग्राम हो जाएगा। ये लॉजिक, ठीक है। यानी कि 100 + 10 है, तो पानी का मास कितना है, 10 ग्राम, और जो टोटल H2SO4 मिलेगा वो भी कितना है, 110 ग्राम। देखो कैसे मिलता है, उस साइड को रफ कर दूं, उस साइड को रफ कर दें। हाँ जी बच्चों सीखो। तो हमने कहा कि नया जो H2SO4 बन रहा है वो इतने ग्राम बन रहा है, और जो SO3 से रिएक्शन हो रही है वो जो है 410/9 ग्राम, इतना SO3 दिख रहा है इसमें। अब आप समझिए इस बात को भी, जो 100 ग्राम है ओलियम के, तो उसमें क्या है, H2SO4 के कुछ ग्राम और कुछ ग्राम SO3 के भी है। तो SO3 के ग्राम आ गए तुम्हारे कितने, 400/9 ग्राम, ठीक है। तो H2SO4 का मास कितना हुआ, 100 - 400/9। तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो 900, 500/4 ग्राम आएगा, 500/9 ग्राम आएगा बच्चों, ठीक है। टोटल 100 ग्राम में SO3 कितनी है, SO3 इतनी है, उससे इसकी रिएक्शन हो गई, और ये हमारा, अच्छा मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, जितना SO3 होता है पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाता है। कंसंट्रेशन का ये जैसे 100 + 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि SO3 का उस ओलियम में कितने ग्राम है, 100 ग्राम में 400/9 ही ग्राम है, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो 100 ग्राम में 400/9 ग्राम था आपका SO3, तो बच कितना गया, H2SO4 इतना बच गया। अब सुनो ध्यान से, H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट
इन ओलियम, ओलियम में ऑलरेडी कितना H2SO4 है साहब? तो है 500/9 ग्राम। दूसरा H2SO4 फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ SO3 एंड H2, तो कितना H2SO4 बनता है? देखो कितना है जी, 490/9 ग्राम। ठीक है, तो ये है नया H2SO4 जो बना, और ये था पहले से प्रेजेंट। ठीक है, तो टोटल H2SO4 कितना हो गया? 500/9 तो है, और 490/9 और कर दो, तो ये 990/9 यानी 110 ग्राम हो गया। देखो आया कि नहीं आया? अपने ओलियम में पहले से कितना H2SO4 प्रेजेंट था? कितना, और H2O की रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड से हुई तो कितना H2SO4 बन गया? इतना। तो पहले वाला और ये वाला, ये सॉरी नीचे, तो दोनों को मिला दीजिए, तो देखो 110 ग्राम हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक, तो हमारा जो ओलियम है उसके दो कंपोनेंट हैं। उस दो कंपोनेंट में पानी H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता है। किससे रिएक्ट करता है? SO3 से रिएक्ट करता है, और जितना SO3 है पूरा रिएक्ट हो जाता है। जितना SO3 है वो पूरा रिएक्ट होता है, और उसकी रिएक्शन से नया H2SO4 जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। तो पुराना और नया मिलके 110 ग्राम। तो अगर ओलियम की बॉटल रखी है, उसके ऊपर पर्ची चिपकी है कि इसकी कंसंट्रेशन 10+20% ओलियम है। क्या पर्ची चिपकी है? 10+20% ओलियम। तो दीदी बताएंगी क्या इसका मतलब? बताएं। 10+20% ओलियम इज व्हाट? बोले दीदी जल्दी, फास्ट। तुम्हें कक्षा 5 जैसे नंबर लाने के नहीं लाने? बताओ, सोच के बताओ। इनके कक्षा 5 में 90 से ऊपर नंबर थे, गिरते गिरते काफ़ी नीचे चले गए, तो वापस से अभी ऊपर की तरफ यात्रा पे। बताएं दीदी से, बताएं। हमारे ये बताएंगे पीछे नमन बाबू, बताएं। इन्हें क्वेश्चन ही नहीं पता है, तब छोड़ो फिर, आप बताएं। हमें क्वेश्चन नहीं पता है। 100+20% ओलियम का मतलब क्या होगा? बताओ। हाँ, ठीक से बताओ यार। हाँ बताओ। हाँ चलो बताओ, दीदी आप बताएं क्या मतलब? समझ लो, 100+20% लिखा है तो मतलब क्या है? 100 ग्राम ओलियम को रिएक्ट करना है किससे? 20 ग्राम पानी से। तो वो जो 20 ग्राम पानी है पूरे 100 ग्राम से रिएक्ट नहीं करेगा। 100 ग्राम में जो SO3 होगा बस उसी से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके नया H2SO4 बना देगा। तो 100 ग्राम ओलियम में SO3 को हटा दें तो बाकी हिस्सा तो H2SO4 ही है। तो मान लेते हैं 100 ग्राम ओलियम में लैम्डा ग्राम H2SO4 है, और म्यू ग्राम में SO3। तो वो म्यू ग्राम SO3 किससे रिएक्ट करेगा? 20 ग्राम पानी से। तो मैं H2SO4 बनाया, और वो हो गया मान लो गामा ग्राम H2SO4। तो
कुल H2SO4 कितना है, लैम्डा पहले से है, गामा नया बना, तो टोटल मास कितना हो गया, लैम्डा प्लस गामा, और वो दरअसल कितना है, 120 ग्राम। नया H2SO4 कितना आता है, 120 ग्राम। समझ गए? लिखो एक लाइन, लिखो 100 + X% ओलियम, डैश करके लिखो, 100 + X% ओलियम, डैश करके लिखो, X, नहीं ऐसे लिखो, लिखो X ग्राम water reacts with only SO3. X gram water reacts with only SO3 present in 100 gram oleum. Present in 100 gram oleum. क्या लिखे? X gram water reacts with only SO3 present in 100 gram oleum. Full stop. अब हिंदी में लिखो 100 ग्राम ओलियम में जो H2SO4 पहले से प्रेजेंट है उसके साथ वाटर की कोई रिएक्शन नहीं होती। 100 ग्राम ओलियम में जो H2SO4 पहले से प्रेजेंट है उसके साथ वाटर की कोई रिएक्शन नहीं होती। उसके साथ वाटर की कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। पैराग्राफ चेंज करो, लिखो वाटर और SO3 की रिएक्शन से जो H2SO4 बनता है, वाटर और SO3 की रिएक्शन से जो H2SO4 बनता है वाटर और SO3 की रिएक्शन से जो नया H2SO, नया लिख लो, नया H2SO4 बनता है, जो नया H2SO4 बनता है तो नया और पुराना दोनों H2SO4 मिलके 100 + X ग्राम होता है। तो नया और पुराना दोनों H2SO4 मिलके 100 + X ग्राम हो जाता है। जो नया H2SO4 बनता है तो नया और पुराना दोनों मिलके क्या हो जाता है, दोनों मिलके 100 + X ग्राम H2SO4 होता है। बच्चों तुम्हारे बात अकल में आ रही, क्या चल रहा है जी? तो हमारा पानी ओलियम की पूरी SO3 से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो तुमने ओलियम समझ लिया। जैसे कि हम लिखें, अब देखो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, जैसे 100 + 10 वाला क्वेश्चन किया हमने, 100 + 10%, तो 100 ग्राम ओलियम की रिएक्शन किससे करानी थी, 10 ग्राम पानी से। तो तुमसे ये पूछते, अच्छा ये बताओ कि जो 100 ग्राम आपका ओलियम है उसमें परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना है, या परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना, ये भी पूछ सकते थे। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, find percentage of free SO3 and percentage of H2SO4 and percentage of H2SO4 present in
present in 118% oleum. लिखो क्या बोल रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 and percentage of H2SO4 present in 118% oleum. सीखो बच्चों उसका क्या मतलब है। देखो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो बात है कि साहब 118% ओलियम है, तो 118% को आपको कैसे लिखना है, पहले तो 100 प्लस 18 करके लिखना होगा। 18 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि वाटर का मोलर मास 18 होता है, 18 ग्राम लेने से 1 ही मोल आ जाएगा, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो साहब हमारा ये जो ओलियम है वो 100 प्लस 18% है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि 100 ग्राम वो ओलियम और किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा बोलो 18 ग्राम किससे, वाटर से। तो कितने ग्राम H2SO4 बनाएगा, बताओ देख के, कितने ग्राम H2SO4 बनाएगा, कितने लोग बता सकते हैं, आप बताओ 100 ग्राम ओलियम 18 ग्राम वाटर से रिएक्ट करके कितने ग्राम H2SO4 बनाएगा। जो हाथ उठा रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं समझ लें कभी और दूध पीना है। बताएं श्रीमान। 118 ग्राम तो बनाएगा, 118 ग्राम तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम कहें नया कितना बनाएगा, नया 18 ग्राम ना। भाई शिवांश जी ने एक आंसर एकदम सटीक दिया कि सर आप इसको करेंगे तो टोटल जो H2SO4 मिलेगा 118 ग्राम मिलेगा। हम कहा भाई बताओ, बात बताओ शिवांश के नया कितना बनेगा और पुराना कितना पहले से प्रेजेंट है, कोई देख के बता सकता है, बोलो। नया H2SO4 कितना बनेगा और पुराना पहले से कितना प्रेजेंट है। हाँ जी बताएं, कौन बता रहा है, आप बता रहे हैं। पुष्प 98 ग्राम करेक्ट आंसर। नया H2SO4 बनेगा 98 ग्राम। तो फिर बताएं पुष्प पुराना कितना है, 20 ग्राम। भाई कुल मिला के कितना H2SO4 बनना 118, इन्होंने क्या नया 98 तो पुराना 20। तो SO3 कितना प्रेजेंट है, 80 ग्राम। देखो एक कड़ी खुल गई तो सब खुलती चली गई, लेकिन संकट ये है कि साहब 98 कैसे बना, पहले हमें यही समझ में आ जाए तब हम बताएं फिर आगे कैसे चलेगा। देखो सुनो ध्यान से, इन्होंने एकदम सटीक आंसर बताया। इनका कहना है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम SO3 है साहब। तो 100 ग्राम में 20 नहीं, 100 ग्राम में 20 ग्राम H2SO4 है, तो SO3 कितनी है, 80। और 20 ग्राम पुराना H2SO4 और नया बना 98, तो 98 और 20 मिलकर कितने हो गए, 118। अब सवाल है कि आप सभी किस तरह से बातें कर रहे हैं, कभी 20 कभी 98। तो देखो केवल वोलियम पढ़ के वोलियम नहीं सीखा जाता है, वोलियम सीखने के लिए तुम्हें पीछे की पढ़ाई भी आनी चाहिए। बच्चा पैदा हो सीधा एक कक्षा 12 में बिठा दो, उसको हो जाएगा सिलेक्ट। उसको पहले नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 पूरी गिनती करनी पड़ेगी, तब वो 12वीं लाइफ बनेगा। ऐसी सब चीज़ का होता है। देखो जी 100 ग्राम ओलियम का मतलब पूरा ओलियम का थोड़ी ना रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, SO3 की। और क्या बन रहा है, और ये सब 18 ग्राम थे, 18 इसका मोलर मास है, तो 1 मोल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके भी कितने मोल लग जाएंगे जी, और इसके भी कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेंगे। तो SO3 के 1 मोल का मतलब 1 मोल, अभी मोलर मास कितना लिखा था इसका, 32 प्लस 48 यानी 80 ग्राम। और इसके 1 मोल का मतलब क्या है, इसका तो मोलर मास हमें याद ही रहता है 98 ग्राम।
तो समझ लीजिए ओलियम में कितना SO3 प्रेजेंट है, 80 ग्राम। वो 80 ग्राम रिएक्ट किससे कर रहा है, पानी से। तो अब आप ये देखें कि ये जो H2SO4 बना है, ये नया वाला H2SO4 है जो मिक्सर में नहीं था पहले से। तो जो 100 ग्राम मिक्सर है, जो 100 ग्राम ओलियम है, उस 100 ग्राम ओलियम में क्या क्या है, 80 ग्राम तो साफ SO3 ही है, तो बाकी बच गया 20 ग्राम क्या है, H2SO4। अब न्यूली फॉर्म H2SO4 कितना है, 98 ग्राम है। तो टोटल H2SO4 कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, बोलो। 20 ग्राम इधर है और 98 ग्राम इधर है, मिला लोगे तो 118 ग्राम H2SO4। अच्छा, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम कितनी है, 80%। परसेंटेज ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन ओलियम कितना है, 20%। हो गया, नोट करो। कहीं कोई आपको डाउट हो तो कृपया पूछें, कहीं बच्चों कोई डाउट हो तो कृपया पूछें। तो जब पानी की रिएक्शन हो रही है तो H2SO4 से नहीं हो रही है, किससे हो रही है, SO3 से हो रही है। अब हम एक क्वेश्चन और पूछें, बताओ जरा सोच के। क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि बच्चों सुनो, जैसे मैंने क्लास जब शुरू की थी तो मैंने कहा कि साहब एक मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है जो कि जनरेट हो, है ना। तो एक टास्क है जो तुम्हें ओरली पूरा करना है। ओरली क्या पूरा करना है, एग्जैक्ट ये सोच के बताओ कि ओलियम से 100 ग्राम ओलियम से अधिकतम कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा। आपको जो मनो ओलियम का स्ट्रेंथ लेगा। जैसे हमने ओलियम की स्ट्रेंथ यहाँ कितनी ली है, 118%। कोई चाहे तो 120% ले, कोई चाहे तो और ज़्यादा ले। भाई जितना स्ट्रेंथ होता है उतना ही ग्राम H2SO4 मिलता है। जैसे अगर 110% है तो उसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम H2SO4 से 110 ग्राम H2SO4, सॉरी 100 ग्राम ओलियम से 110 ग्राम H2SO4। तो कोई कहे साहब हम 400% ले लेंगे, तो 100 ग्राम ओलियम से 400 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ओलियम का एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो तुम्हें ये बताना है कि 100 ग्राम ओलियम के प्रयोग से अधिकतम कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा, बताइए, बताएं, सोच समझ के बताएं। देखो लिखना नहीं है, लिखने का मतलब है जीरो, ऐसी सोच के बताओ। क्वेश्चन है 100 ग्राम ओलियम से अधिकतम कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा, बिना लिखे बताओ, बताओ जल्दी। ज़्यादा समय नहीं है, 1 मिनट का समय मिलेगा बस। बोलो, डेसिमल में ना बताओ, फ्रैक्शन में बताओ।
बोले बच्चों, कितना मैक्सिमम H2SO4 मिलेगा, जल्दी बताओ। आंसर होगा इसका 100/80 इंटू 98 ग्राम। और जितने ग्राम H2SO4 मिलता है वही मैक्सिमम पर वही परसेंटेज होता है, होता है कि नहीं? तो हमने कहा कि आंसर होगा 100/80 इंटू 98%। Is there anyone who can comprehend या can explain this answer? 100/80 इंटू 98 आप कैसे कह रहे हैं, बताएं साहब। 100/80 इंटू 98 आप किस लॉजिक से कह रहे हैं, कृपया कोई बताए जरा मुझे। जी दीदी बताएं, श्रुति जी बताएं कैसे आएगा 100/80 इंटू 98, बोलो। किसका मोलर मास? वॉल्यूम का। अच्छा, फिर ये तो तुमने आंसर में जो नंबर्स उन्हें एक्सप्लेन किया है, कोई बात हुई? हमने कहा इसका लॉजिक बताओ कैसे हो रहा है। देखो सुनो, SO3 और पानी की रिएक्शन से H2SO4 बन रहा है। जितने SO3 के मोल बनते हैं उतने ही पानी के मोल खर्च होते हैं और उतने ही H2SO4 के मोल बनते कि नहीं बनते? सेम होता है। तो आप ये बताएं कि SO3 के, भाई H2SO4 अधिक से अधिकतम कब बनेगा? जब अधिक से अधिक हम SO3 लें। तो जैसे जैसे उस वॉल्यूम में SO3 का परसेंट बढ़ाते जाओ तो वैसे वैसे SO3 के मोल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपसे कहें कि साहब SO3 के अधिकतम मोल्स कितने हो सकते हैं, तो आप कहिए साहब 100 ग्राम वॉल्यूम में पूरा का पूरा SO3 ही ले लीजिए आप, तो पूरा 100 ग्राम SO3 कर लीजिए, तो पूरा 100 ग्राम SO3 हो गया। तो SO3 के मोल्स कितने हो गए? 100/80। तो 100/80 मोल SO3 से H2SO4 भी कितना बनेगा? 100/80 मोल बनेगा। तो H2SO4 का मास कितना बनेगा? 100/80 इंटू 98। ये नया H2SO4 है, पुराना है 0, पुराना ही नहीं। तो नया और पुराना मिलके कितना हो गया? 100/80 इंटू 98% वॉल्यूम कह लो या इतने ग्राम H2SO4 कह लो। भाई वॉल्यूम कब इफेक्टिव होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा नया H2SO4 बने। तो आप पूरा का पूरा SO3 ले लीजिए, वॉल्यूम की जगह प्योर SO3 ही ले लीजिए 100 ग्राम, तो सबसे ज़्यादा H2SO4 मिल जाएगा। ठीक है, लिखो इस बात, लिख सकते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि यह नाम मात्र का H2SO4 मिला दीजिए, आपको ऐसा H2SO4 से प्रेम है तो वॉल्यूम लिख दो, और वॉल्यूम में लिख दो कि जैसे 100 ग्राम मिक्सर है तो 100 ग्राम में 99.9 ग्राम SO3 ले लीजिए, 0.1 ग्राम H2SO4 ले लीजिए, तो कर लीजिए ऐसा। भाई इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि साहब अगर प्योर आप SO3 ले रहे हैं तो फिर वॉल्यूम की पर्ची थोड़ी चिपकेगी, फिर उसके ऊपर SO3 की पर्ची चिपकेगी। तो वॉल्यूम में थोड़ा सा मिला दीजिए, नाम मात्र का, छींटा मार दीजिए बस H2SO4 लिखो। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी साहब? तो हम जो नेक्स्ट आर्टिकल करने वाले हैं वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम की मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ बढ़ती कब है? जब वॉल्यूम में SO3 कंटेंट बढ़े तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो लिख लें, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, strength of volume increases
as free SO3 increases, strength of oleum increases as free SO3 increases in the mixture. ठीक है. So for maximum strength, consider क्या कंसीडर करना है? जो फ्री SO3 है आप उसको 100% कंसीडर कर लें. मतलब 100 ग्राम ओलियम अगर लिखा है तो आप मान के चलें कि ये 100 ग्राम फ्री SO3 है. ओलियम में 100%, ऑलमोस्ट 100% लिख लो, है ना, ऑलमोस्ट 100% है ना, थोड़ा सा कम मान के चलें, ना के बराबर, क्योंकि ओलियम नाम की आपको एक मर्यादा रखनी है, तो थोड़ा बहुत H2SO4 रखनी है, तो नाम का H2SO4 रख लें, बाद बाकी पूरा का पूरा SO3 ही माने. अब देखो 100 ग्राम ओलियम तो 100 ग्राम SO3. अब ये जो 100 ग्राम SO3 है तो रिएक्शन देखो साहब, रिएक्शन है SO3 प्लस वाटर, तो इससे बनता है H2SO4. तो SO3 प्लस वाटर, अब SO3 के हैं 100 ग्राम, तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, 80 से डिवाइड कर दीजिए, इतने मोल्स. तो यहाँ भी कितने मोल्स आएंगे? 100/80 मोल्स. और यहाँ भी कितने मोल्स आएंगे? 100/80 मोल्स, है ना, सेम आने चाहिए. तो देखो ओलियम की स्ट्रेंथ दो तरीके से सोच सकते हो. जैसे 118% ओलियम का मतलब क्या है कि 18 ग्राम पानी का रिएक्शन होता है ना. या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल H2SO4 कितना बनता है? 118 ग्राम बनता है. तो जैसे ये हमने क्या किया कि फ्री SO3 लगभग 100% ले लिया, तो 100 ग्राम ओलियम में लगभग 100 ग्राम SO3 है. और ये जो ओलियम है, हमें क्या बताना है? ओलियम जो है इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन बताया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताना है, तो हम इसको लिखते हैं 100 + X max %. ठीक है बच्चों, सुनो बहुत से जरा ध्यान से. अब जो H2O का मास अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे जी? 100/80 मोल्स, 18 से गुणा कर दीजिए, कितने ग्राम हो गए? तो अगर इसको थोड़ा देख लें तो ये 180/8 हो जा रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो साहब ये 22.5 ग्राम हो गए. तो इतने से भी आप ओलियम के बारे में लिख सकते हैं कि हमारा जो ओलियम है वो 100 + 22.5% ओलियम है कि नहीं? बोलो. ये जो X होता है ये क्या होता है? मास ऑफ H2SO4. अच्छा, और आप इसको एक और तरीके से लिखते हैं. कैसे तरीके से? जैसे H2SO4 फॉर्म, न्यू H2SO4 उसका मास, तो मोल्स कितने हैं साहब? 100/80, इसमें आप 98 से गुणा कर दीजिए, तो इसका मास आ जा रहा है. तो नया H2SO4 इतने ग्राम बन रहा है. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए तो ये 980/8 है, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20.
अब 245/2 क्या हो जाएगा? 122.5 ग्राम। सीखो, नया H2SO4 इतना बड़ा, पुराना कितना है? 0। भाई पुराना तो 100% SO3 है, उसमें H2SO4 तो है ही नहीं। तो न्यू प्लस ओल्ड H2SO4, तो नया तो है साहब 122.5 और पुराना है 0। तो कुल इतने ग्राम H2SO4 मिल रहा है। तो यहाँ से भी कोई कह सकता है कि साहब वॉल्यूम कितना है? 122.5% वॉल्यूम। तो ये साहब मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 100 ग्राम बोतल है वॉल्यूम की, तो उससे कितने ग्राम H2SO4 मिल सकता है अधिकतम? 122.5 ग्राम। ठीक है, तो यही मतलब वॉल्यूम जो है ठीक है, थोड़ा सा जगह बचेगी, लेकिन उतनी नहीं बचेगी जितनी H2O2 में बच सकती है ना। दिस इज द लॉजिक। चलिए साहब नोट कर लीजिए। तो 100 ग्राम की बोतल वॉल्यूम की हमारे पास अगर पाई जा रही है, तो आउट ऑफ दैट बॉटल वी कैन गेट हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4? maximum mass is 122.5 gram. So this part is the done for वॉल्यूम। वॉल्यूम का मामला निपटता है। आगे चलो मैं। डन। आज कितने लोग दिन भर पढ़ाई किए हैं? हाँ बताओ, यहाँ पे या घर पे? यहाँ पे तुम सब लोग यहीं पे थे, तो कोई तो 3 भाई यहीं पे आ गए। यहाँ नहीं आ पाए तो घर में कितने लोग दिन भर काम किए? घर में काम नहीं हुआ। जो लोग जैसे तुम लोग की तो स्कूल की छुट्टियां चल रही। अच्छा, तुम्हारा स्कूल, तुम लोग को सुबह से तुम्हारी गाड़ी भेज दी है, सुबह से आ जाओ, फिर रात तक रहो। स्कूल तो छुट्टी चल रही है। क्यों बच्चों, बड़ा दिक्कत हो रही है कुछ आना करने में? भाई अभी तो तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही, सवेरे से गाड़ी भेजने आ गए, रात के गए। कितने लोग हैं सर वाले? हाँ तो रहो। अनिश जी ऐसी सवेरे आ जाना है बिना गाड़ी की, बोले हम मेरे लिए और बढ़ गए। अच्छा, वी विल सी and with proper consultation then we will take some decision. हाँ भाई हो गया। चलो देखो, सीखो सीखो, सब बच्चे सीखो। एक और आखिरी आर्टिकल है हमारे मूल में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। एक दिन ये जो मैं डिस्कस करा रहा था तो क्वेश्चन में आया था, बट मैंने इसको क्लास में नहीं समझाया था। क्लास में भी समझ लीजिए, PPM इसको शॉर्ट में कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। सो लेट्स सी दिस पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है। तो PPM का मतलब क्या है? PPM का मतलब है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट present in 10 to the power 6 parts of सॉल्वेंट लिख सकते हैं आप, सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं।
पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब साहब पहली बात ये समझना है कि पार्ट शब्द का क्या मतलब है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। लिख लीजिए पूरा। तो बच्चों जनरली हम लोग इस पार्ट्स को मास से कंसीडर करते हैं, तो इसका ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ग्राम में लिख लें इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कोई भेद क्यों नहीं किया जा रहा है? देखो इसको सीखो। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कोई भेद क्यों नहीं हो रहा है? जैसे हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करें तो बनता है सॉल्यूशन। अब पीपीएम क्या होता है? बहुत छोटा नंबर होता है। जैसे हमने कहा है कि कंसीडर 10 ppm सॉल्यूशन। कितना पार्ट्स पर मिलियन है? 10। तो 10 ppm का मतलब क्या है? तो 10 ppm का मतलब है कि अगर 10⁻⁶ ग्राम है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट तो 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है ना, ये 10 ग्राम है। अब आप ये बताओ कि अगर आप इसको 10⁻⁶ ग्राम मान लो, सॉल्वेंट को ही कंसीडर करते हैं, तो 10⁻⁶ का मतलब कितना होता है? 1 मिलियन या 10 लाख। तो 10 लाख ग्राम है और उसमें 10 ग्राम कोई चीज ऐड कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी लगभग 10⁻⁶ ग्राम ही आएगा कि नहीं आएगा? 10 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 1000 टन। भाई 100 किलो में 1 कुंटल और 1000 किलो में 1 टन, तो साहब जो है 1000 टन हो गए। और 1000 टन में जो है 10 ग्राम, तो लगभग 1000 टन ही लिख सकते हैं। तो 10⁻⁶ ग्राम जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 10⁻⁶ ग्राम मतलब 1000 केजी, टन नहीं, 1000 केजी। तो 1000 केजी का मतलब 1 टन हो गया। तो 1 टन है एक तरफ और एक तरफ 10 ग्राम। एक चीनी का 1 कुंटल का बोरा है, ऐसे 10 बोरे, और एक तरफ 10 ग्राम चीनी, कोई मतलब है उसको? तो आप इन दोनों का समेशन भी लगभग 10⁻⁶ ग्राम कह सकते हो कि नहीं कह सकते? तो लॉजिक क्या है कि अगर हम कहें मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे तो भी सही, सॉल्यूशन लिखोगे तो भी सही। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सॉल्यूट इतना कम है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्वेंट। तो ये होता है पीपीएम। नोट करो। तो पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन क्या है यहाँ पर? मिलियन क्या है इस पीपीएम में? मिलियन है सॉल्वेंट या सॉल्यूट, और उसमें ये पार्ट्स किसके देख रहे हैं? उल्टा बोल दिया, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। और पार्ट्स किसके देख रहे हो बच्चों? सॉल्यूट के। तो होता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट के पार्ट्स हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, अब जैसे हम एक क्वेश्चन कहें कि साहब एग्जाम्पल लिखो। से हमने लिखा 1.4 ppm NaCl
एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका लॉजिक है, तो उसका मतलब है कि 1.4 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें? 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन शब्द यूज करो तो ठीक, सॉल्वेंट यूज करो तो ठीक। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल हम कहें कि भैया ऐसा है कि 1400 ppm NaCl एक्वस सॉल्यूशन, जरा सीखो गौर से, 1400 ppm, तो 1400 ppm का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1400 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। अब देखो जरा गौर से समझो, 1400 एक सफिशिएंट नंबर है, तो 1400 ग्राम अगर NaCl है पूरे सॉल्यूशन में, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि साहब सॉल्यूशन में 1400 ग्राम तो NaCl है, तो 10⁻⁶ ग्राम अगर 1 मिलियन ग्राम लिखा जाए तो सॉल्यूशन लिखना एक अलग बात होगी और सॉल्वेंट लिखना एक अलग बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आप सोचिए कि अगर 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन के हैं और उसमें ये तो अच्छी खासी नंबर है 1400 ग्राम, तो 98,000 नहीं 9 लाख कितना हो जाएगा? हाँ, 9,98,600 ग्राम हो जाएगा आपका क्या? सॉल्वेंट। और अगर ये 1.4 ग्राम है तो आप सॉल्यूशन लिखते रहो, सॉल्वेंट लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों समझना ये है कि इस तरह से लिखना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि ppm लिखते ही तब है जब सॉल्यूट बहुत कम हो किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में। अब अगर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट भी कंसिडरेबल है तो फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि सर हम यहाँ सॉल्यूशन लिखें कि सॉल्वेंट लिखें। लेकिन अगर ये सॉल्यूट बहुत कम है तो चाहे सॉल्यूशन लिखो चाहे सॉल्वेंट लिखो, एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट उतना फिट नहीं बैठेगा, नॉट अप्रोप्रिएट। तो इसके अप्रोप्रिएट ना होने का कारण क्या है? ppm हमेशा तभी यूज करना है जब सॉल्यूट बहुत कम हो किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, है ना? नोट करें स्टार मार करके लिखें। ppm is used, लिखो ppm is used when, नोट करेंगे, ppm is used when solute is when solute is in negligible proportion. ppm is used when solute is in negligible proportion in comparison to solvent. When solute is in negligible proportion in comparison to solvent. तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट कैसा हो? नेग्लिजिबल होना चाहिए, तब ppm यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन पार्ट्स हैं वो आप किसके लेंगे? सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के? चाहे जिसके ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखो a sample of sea water contains 1.4 ppm of lithium ion. ठीक है, find its molality. So what you need to do is you need to
फाइंड इट्स मोलैलिटी। तो एक सी वाटर सैंपल है जिसमें 1.4 ppm लिथियम आयन का है, तो उसकी मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी स्मॉल m बताना है। अब देखो, सोचो, सीखो बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें साहब, 1.4 ppm का मतलब क्या लिखोगे? 1.4 ग्राम लिथियम आयन को Li प्लस लिखते हैं, है ना। ये लिथियम आयन है किसमें? 10⁻⁶ ग्राम सी वाटर में। तो सी वाटर बेसिकली क्या है? वाटर और लिथियम आयन का सॉल्यूशन है। अच्छा, जरूरी नहीं कि केवल लिथियम आयन ही, और भी कुछ हो सकता है इसमें वाटर के अलावा, ठीक। तो हम इसमें सॉल्यूशन ही लिख दिए। तो सॉल्यूशन लिखने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट क्या है? बहुत कम है। अब आप ये देखें कि 1.4 ग्राम लिथियम आयन है, तो अब आपको मोलैलिटी लिखनी है। तो मोलैलिटी M ऑफ सॉल्यूशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू Li प्लस आयन। तो मोलैलिटी कैसे लिखी जाएगी सर? मोल्स लिखे जाते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिखा जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है नीचे। लेकिन सॉल्वेंट का मास किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो Li का एटॉमिक मास कितना होगा? दो Li का मास दिया है 1.4, और उसका एटॉमिक मास या मोलर मास कह लें 7 हो गया, है ना। तो ऊपर हो गए मोल्स। अच्छा, एक बात बताओ, सी वाटर तो है सॉल्यूशन, लेकिन मास कितना लिख रहा है? सॉल्वेंट का। तो अगर आप सॉल्वेंट का मास भी लिखते हैं, तो टोटल 10.6 ग्राम में 1.4 ग्राम अगर घटा भी दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लगभग कितना माना जाएगा? 10⁻⁶ ही माना जाएगा। उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया? 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। जी सर, बिल्कुल करेंगे, गलती हो गई। केजी में से आप चेंज करना था, तो 10⁻³ ही बचाई, -3 कर दीजिए, है ना। ये आया क्योंकि हम केजी में करना चाहते थे, ये ग्राम में दिया हुआ, ठीक। अब ठीक, तो पीपीएम का ये लॉजिक, सॉल्यूट के मोल्स ऊपर और कुल मोल नीचे, सॉरी, सॉल्वेंट का मास केजी में नीचे। अच्छा, हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा, एक और आपसे सजेशन, जैसे अभी तो छुट्टी चल रही है, तो आपकी क्लास फर्स्ट हाफ में रखते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग की जगह, क्योंकि अभी ये जो अपना ओवरब्रिज का काम भी चल रहा है, अनावश्यक लेट होता है बच्चों को। तो कल से तुम्हारी क्लास 10 बजे रहेगी, ठीक है? कोई दिक्कत? फर्स्ट हाफ में कर देते हैं, ठीक है, सेकंड हाफ फ्री रहेगा, क्योंकि अभी ये काम चलेगा लगभग 10-15-20 दिन चलेगा। तो जब ये, क्योंकि रात में जाने में काफ़ी लेट हो जाता होगा बच्चों को, तो ये कल मॉर्निंग हाफ में एक बार हम और कंफर्म कर लेते हैं, तो कल से सुबह क्लास होगी तुम्हारी, ठीक? हो गया डन? कंप्लीटेड? चलिए, सो विद दिस सेशन इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कौन सा करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और भी है, 2 और चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक हैं इसमें, तो अब क्लास में मैं पढ़ाऊँगा तो काफ़ी समय जाएगा। तो एक चीज़ है हार्डनेस ऑफ वाटर, और एक पोर्शन है यूडियोमेट्री, है ना। तो वो जो 2 पोर्शन है, जैसे अगर आपकी
एनसीईआरटी की बात करें या तो उसमें ये सब भी मेंशन नहीं है, नॉर्मेलिटी वगैरह उसमें सब नहीं है ना। तो काफ़ी हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेच कर चुके हैं। कितनी क्लास हो गई है इसकी? जब से तुमने शुरू किया तब से यही पढ़ रहे हो, तो काफ़ी हो गया ये, है ना। दो और छोटे छोटे आर्टिकल हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर और यूडियोमेट्री, तो उनके लेक्चर्स हम अपलोड कर लेंगे, आप लोग उससे कर लीजिएगा। उसमें कोई डाउट नहीं आएगा, इसी सब पर बेस्ड थ्योरेटिकल टाइप का है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वो बाकी के जो दो पार्ट हैं उनको आप लोग कर लें। चलिए, तो दिस पोर्शन इज डन। अब सेकेंड सेशन किसका है? फॉर्मेलिटी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, है ना। फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, वो जैसे नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, है ना। बता देंगे नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेलिटी। चलिए डन। दोनों गाड़ियाँ आ गई। आज तुम पुरुषोत्तम मतलब डेली सुबह से? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तुम मेहनत करोगे तभी ना कुछ आगे बढ़ेगा। कितने लोग हैं इसमें? ठीक, रोज आइए आप। नोटबुक हम लिए थे। बैठ जाओ बच्चों, प्लीज सिट डाउन।
ओके, बच्चों आँख बंद कर लें सब बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने H2SO2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ था दैट वी डिड, ठीक है। आज देखो क्या करना है। बच्चों पीछे के जो 2 लेक्चर्स थे, कंसंट्रेशन टर्म में एक ही हुआ या 2? मतलब वो जो प्रोजेक्टर वाला था उसके बाद 2 हुए। कौन कौन सा? एक तो H2O2 वाला था, और भी था कोई? अच्छा, एक नॉर्मेलिटी वाला भी तो होगा। 2 के 3? हाँ, 2 हुए हैं। एक में नॉर्मेलिटी और एक में वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, जो भी लेक्चर नंबर क्लियर नहीं है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम। हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग H2SO4, also known as fuming sulfuric acid। ओलियम को क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम का एक बेसिक आप इंटरप्रिटेशन समझ लें, क्या मतलब है। बच्चों क्या होता है कि H2SO4 में अगर हम थोड़ा सा SO3 मिला दें, है ना, H2SO4 अलग और SO3 अलग, so this mixture is known as oleum। क्या करना है? H2SO4 में क्या मिला देना है? SO3 मिला देना है, then we get the oleum, ठीक है। ये SO3 इससे अलग है, मतलब ये फ्री SO3 है, ये अलग है, फ्री है ना, और ये अलग है। तो
कई जगह इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे H2SO4 और SO3 को मिलाकर अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H2S2O7, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ओलियम। अब साहब ये ओलियम का क्या लॉजिक है ना, ओलियम को हम क्यों पढ़ते हैं, ओलियम से क्या फ़ायदा है। तो देखिए ओलियम क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक। तो ओलियम्स ऐसा समझ लीजिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास X वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, हमारे लैब में एक बॉटल रखी है, उसमें H2O2 का सॉल्यूशन है और उसमें क्या लिखा हुआ है, X वॉल्यूम H2O2। तो X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, कितने लोग को ध्यान में हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हैं कि X वॉल्यूम H2O2 क्या होता है, बोलो। क्या पढ़े ना पढ़े चौपट ही रहे, कुछ ध्यान में नहीं है तो बताएं श्रीमान आप। सही से बताओ, सही लैंग्वेज में, क्या ये X वॉल्यूम O2 किससे रिलीज होगा, गलत जवाब है भाई तुम्हारा। आप बताएं पड़ोसी, X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, बोलो। अच्छा दीदी आप बताएं, X वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है। चलिए दीदी ये बताएं कि कब पढ़ाई की थी X वॉल्यूम H2O2 की, कितना समय गुजर गया है, क्या हो गया, एक दिन हुआ है। इससे ठीक पिछली क्लास में पढ़े थे सोना, ऐसी दुर्दशा। चलिए मिस्टर सहाय आप बताएं क्या होता है X वॉल्यूम H2O2, बताओ जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बताओ। X वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि अगर 1 लीटर H2O2 का ऐसा सॉल्यूशन लें तो उससे X लीटर O2 जनरेट होती है, ये मतलब है। कोई कह रहा है मूल, कोई कह रहा है ग्राम, है ना। अरे भैया ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो बॉटल में लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2, तो उस लीटर की एक बोतल O2 की कितनी बोतल के बराबर है, 20 लीटर की बोतल के बराबर है कि नहीं। तो मार्केट से बड़ा सा कंटेनर खरीद के लाओ O2 का, या उससे ज़्यादा बुद्धिमानी क्या है कि 1 लीटर ले लो H2O2, उस पर लिखवा लो 20 वॉल्यूम H2O2, तो उससे अपने आप 1 लीटर से 20 लीटर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी O2। उससे ही मिलता जुलता कुछ कुछ ही है, बट ये उतना एफिशिएंट नहीं है कि 1 लीटर से तुम 20 लीटर बना दो। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर इसका 100 ग्राम है, 100 ग्राम ओलियम से अधिकतम 122.5 आई थिंक, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 122.5 ग्राम H2O2 मिल सकता है। तो इसमें उतना एफिशिएंसी नहीं है स्टोरेज की जितनी एफिशिएंसी किसकी है, H2O2 के एक्वा सॉल्यूशन की। बट फिर भी थोड़ा ओलियम ज़्यादा H2SO4 बना सकता है। तो कैसे बनाता है देखो, तो ओलियम की जो स्ट्रेंथ होती है, पहले इतना लिख लिए, लिख लो पहले, लिख लो हेडिंग डालो, ओलियम। ओलियम का मतलब है फ्यूमिन। फ्यूमिन का मतलब ऐसे वर्ड्स अगर देखें डिक्शनरी में तो फ्यूमिन का मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, गर्म हो, उस तरह का, है ना। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो ओलियम है, ओलियम का मतलब क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 को मिक्स कर दीजिए, है ना। बट ये अलग रहेगा, इसके साथ रहे, जुड़ेगा नहीं। तो पहले नोट करें सब बच्चे जल्दी फटाफट, तेज लिखो।
वर्ड्स में लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। वर्ड्स में लिखना है, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ठीक है, ये सब पूरा लिख लियो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब इसका स्ट्रेंथ कैसे लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो बच्चों ओलियम की स्ट्रेंथ लिखी जाती है 100 + X% ओलियम, ऐसे लिखा है। ओलियम की स्ट्रेंथ कैसे लिखोगे, 100 + X% ओलियम। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, ये जो 100 + X% ओलियम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 100 ग्राम ओलियम 100 ग्राम ओलियम को रिएक्ट करें X ग्राम वाटर से, क्या बोल रहे हैं, 100 ग्राम ओलियम को रिएक्ट करें X ग्राम वाटर से, सो दिस गिव्स अस 100 + X ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, नोट करिए, 100 ग्राम ओलियम जब X ग्राम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो 100 + X ग्राम H2SO4 दे देता है। ठीक है, तो 100 ग्राम से हमें थोड़ा सा ज़्यादा H2SO4 मिल जाता है। ओलियम के 100 ग्राम, H2SO4 के कितने ग्राम हो गए, 100 + X ग्राम। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब जो वाटर है वो रिएक्ट साहब किससे करता है, तो जो वाटर है वो क्या है कि इस ओलियम में जो फ्री SO3 होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करता है। तो ये भी नोट करें, पहले इतना लिख लें पूरा। बच्चों थोड़ा तेज लिखें, फास्ट। डन, इसमें चाहो तो लिख लो कि जो X ग्राम वाटर है, इट रिएक्ट्स विद फ्री SO3 प्रेजेंट इन मिक्सचर। वो किससे रिएक्ट करता है, फ्री SO3 प्रेजेंट इन मिक्सचर। ये भी नोट करें, जो X ग्राम वाटर है इट रिएक्ट्स विद फ्री SO3 प्रेजेंट इन मिक्सचर। ठीक, चलो एक एग्जांपल से हम लोग इसको सीखते हैं, समझते हैं। देखो गौर से समझो, एग्जांपल में हमने लिख दिया ऐसे 100 + 10% ओलियम, ऐसा लिखा हुआ है। हमारा जो बॉटल है जिसमें ओलियम भरा हुआ है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा है, स्टिकर में लिखा है कि 100 + 10% ओलियम। अच्छा, अब ये 100 + 10% ओलियम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा 10, 100 के ऊपर जो लिखा रहता है वो वाटर का मास रहता है। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद SO3 गैस। ठीक है, या 10 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद SO3 गैस। ठीक, अब हो सकता है लिक्विड फॉर्मेट में हो तो तुम SO3 ही लिखा रहेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब इसका ये है कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम गिव्स 110 ग्राम ऑफ H2SO4। यही तो मतलब होता है। अगर हम कभी भी 100 + X% ओलियम लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 100 ग्राम ओलियम से 110 ग्राम H2SO4 मिलना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि साथ में मिलता कैसे है।
जो 100 ग्राम है उनसे 110 ग्राम प्रकट कैसे होते हैं H2SO4 के, इसको जरा सीखते हैं। तो मैं इस साइड वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ। हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि हमारे जो 100 ग्राम हैं ओलियम के, तो उससे 110 ग्राम H2SO4 कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो देखो कैसे प्रकट हो रहे हैं, सीखो। हमने सीखा कि जो फ्री SO3 है उसकी रिएक्शन होती है वाटर से। अब देखिए साहब, जब वाटर की रिएक्शन SO3 से होगी तो H2SO4 बनता है। अब ये जो फ्री SO3 है वही H2O से रिएक्ट करके H2SO4 बनाती है। तो 100 ग्राम पहले से ही प्रेजेंट था। और अब देखें जैसे कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे H2SO4 कितना मिलता है, गौर से समझो। ये साहब कितना ग्राम है, 10 ग्राम। ठीक है, तो इसका और इसका कोफिशिएंट सबका तो सेम ही है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अगर ये 10 ग्राम है तो इसका मतलब ये भी 10 ग्राम होगा और उससे क्या बनेगा, 10 ग्राम H2SO4 बनेगा। क्यों भाई, है कि नहीं है भाई? बैलेंस्ड इक्वेशन है तो सबका कोफिशिएंट सेम है, तो जितना मास इसका उतना ही मास इसका, और सामने प्रोडक्ट भी उसी मास का बनेगा। क्यों दीदी, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ। कितने लोग को समझ में आ गया कि हाँ साहब सही चल रहा है? तुम लोग एकदम नशा किए हैं, तुम्हें होश ही नहीं है कि मास बराबर लिखते हैं कि मोल्स बराबर लिखते हैं। क्यों जी? मास बराबर कोफिशिएंट मास को गवर्न करता है कि मोल को गवर्न करता है? कोफिशिएंट मोलर रेशियो को बताता है, ना कि मास रेशियो को बताता है। लेकिन तुम में इतना साहस नहीं है कि पहले तो साहस दूर की बात है, पहले तो तुम्हें ये ध्यान ही हो कि कोफिशिएंट जो है मोलर रेशियो को बताते हैं। तब तो साहस आए कि गुरुजी आप थोड़ा सा भटक रहे, थोड़ा सा रास्ते पे आ जाइए। अब हम कह रहे हैं मास, तुम कह रहे हैं अच्छा, तो कैसे चलेगा बताइए? आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना भाई। आप ये समझ लें कि परीक्षा आपके हिसाब से तो होगी, परीक्षा तो अच्छा देखो कैसा दुर्दशा है। अधिकांश बच्चे इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में मतलब IT के युग में चौपट होने के कगार पे हैं। बहुत कम बच्चे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते उनके स्कोर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब IIT वाले सोच रहे हैं कि यार इनके स्कोर हो गए 360 में 360, पेपर टफ बनाओ, तो उनके हिसाब से पेपर बना रहे हैं। और इधर जो है ग्राम और मोल में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। तो ये जो है डबल तुम्हारे ऊपर जो है प्रहार है। एक तुम्हारे ऊपर प्रहार है कि तुमको एक दे दिया है, तुम सवेरे जागते उठते रहते उसी में मस्त हो, और दूसरे उसको देख भी रहे हैं तो उससे अच्छा काम कर रहे हैं, और वो 360 में 360 नंबर ला रहे हैं तो उनके हिसाब से पेपर सेट आ रहे हैं, तुम गिनती में ही नहीं। तुम बताओ, आप में से कुछ लोग गिनती में हो सकते हैं, तो आप सब अपने आप को काउंट कराइए, मेहनत करिए, है ना। ग्राम और मोल में फर्क होता है कि नहीं होता, बोलो। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के, वो कोफिशिएंट मोलर रेशियो को बताते हैं, ना कि मास रेशियो। क्या ये हमने कॉपी में लिखा है? जी सर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? फिर चलो फिर, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका 10 ग्राम दिया है तो मोल पहले पता कर लेने होंगे। तो कितने मोल हो गए? 18 मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब देखो साहब, जितने मोल इसके उतने ही मोल इसके, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, तो 10/18 मोल जो है इसके भी लग जाएंगे, और इसके कितने मोल्स बन जाएंगे, इतने ही मोल्स इसके भी बन जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? ये बराबर बराबर मोल खर्चा होगा, उतने ही मोल इसका प्रकट होगा। तो अब तुम ये बताओ कि 10 ग्राम H2O रिएक्ट कर रहा है SO3 से। अच्छा, तो हम कहें कि मास ऑफ SO3 जरा चेक कर लेते हैं। देखो मास ऑफ SO3 क्या है? SO3 के मोल्स कितने हैं? 10/18, और SO3 का मोलर मास कितना होता है? इसका अगर मोलर मास लिखा जाए तो कितना होता है जी, बोलो। 32 इधर
सल्फर का 16 के 48 इधर, तो 80 हो गया था। ये मोलर मास हो गया किसका, SO3 का। ठीक, तो 10/18 इंटू 80। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो मास कितना आ जाएगा, 400/9। चलो ठीक है, 400/9 ग्राम। ठीक है, 400/9 ग्राम हो गया मास ऑफ SO3। दूसरा, अब कोई कहे कि साहब मास ऑफ H2SO4 भी बता दो कितना बन रहा है। मास ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के मोल्स बन रहे हैं 10/18 और H2SO4 का मोलर मास होता है 98। तो मास ऑफ H2SO4 कितना बन रहा है, 980/18 या 490/9 ग्राम। तो इतना मास H2SO4 का ये फॉर्म हो रहा है।